हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजू। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। साथियों, ठंडक बढ़ती जा रही है नॉर्थ इंडिया में और धीरे धीरे दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। चर्चा का विषय भी बना हुआ है, तुम लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा। आजकल एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है दुनिया में, जिसे हम कॉप 29 के नाम से जानते हैं। Right. So today we are going to discuss about what are these COPs, क्या है क्लाइमेट चेंज और इसका इम्पैक्ट क्या है। थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे जो कि तुम्हारे कोर्स के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है। राइट आप जो सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी क्लास में हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या जनरली अगर अपना आप जीके बढ़ाना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, सो दिस इज़ वन थिंग विच यू शुड बी कंप्लीटली अवेयर ऑफ। राइट सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉप 29। चलिए साहब देखते हैं कॉप 29 के बारे में। सबसे पहले 2024 का ये जो कॉन्फ्रेंस है, इट इज़ हैपनिंग इन अज़रबैजान, है ना। अज़रबैजान एक कंट्री है जो कि सेंट्रल एशिया में है। थोड़ा सा अगर हम इसकी पोजीशन देखेंगे, यहाँ पर मैं जूम इन करके अगर आपको दिखाऊं, तो ये है इंडिया, ये है हमारा इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में ईरान, और ईरान के नॉर्थ वेस्ट में ये कंट्री अज़रबैजान। राइट और इसी अज़रबैजान के इस कॉर्नर पे, इस छोटे से कॉर्नर पे, कैस्पियन सी के बगल में बाकू। राइट सो बाकू नाम की जगह जहां पर यह कॉन्फ्रेंस हो रही है। पोजीशन थोड़ी सी देख लीजिएगा, सेंट्रल एशिया, कैस्पियन सी, अज़रबैजान, बाकू। तो दो तीन चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर पता चल गई। पहली चीज़ कि साहब अज़रबैजान नाम का एक देश जिसकी कैपिटल बाकू, एंड इट इज़ इन सेंट्रल एशिया, ईरान के जस्ट ऊपर, अगर तुम लोग अपने एटलस में देखना चाहोगे तो। राइट सो अज़रबैजान में साहब ये कॉन्फ्रेंस 11 तारीख से शुरू हुई है। 11th ऑफ नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक ये कॉन्फ्रेंस। ओके इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा है इसका कि, एक सेकेंड, सॉरी, एजेंडा है इसका टू डेवलप अ शेयर्ड प्लान फॉर कर्बिंग फर्दर ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग को आगे बढ़ने से कैसे बचाया जाए, ये एजेंडा है। और दूसरा, टू स्केल अप क्लाइमेट फाइनेंस, है ना। दूसरा एजेंडा टू स्केल अप क्लाइमेट फाइनेंस। इसको जरा सा साफ कर दें अगर, तो बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए। टू डेवलप अ शेयर्ड प्लान फॉर कर्बिंग फर्दर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए एक प्लान बनाने का एजेंडा। और दूसरा क्लाइमेट फाइनेंस। ये वो टर्म्स हैं जो अभी हम लोग थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे। राइट सबसे पहले ये कॉप होती क्या चीज है, COP होता क्या है? यहां पर देखो, इट इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। राइट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे कॉप कहा गया। एक तरीके से अगर कहे तो ये पार्टीज यहां पर देश हैं। राइट जो पार्टीज हैं वो यहां पर कंट्रीज हैं, और इन कंट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस है। तो COC कहने की बजाय इसे COP कह दिया गया, है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज क्यों कहा गया इन देश को? क्योंकि ये सभी देश तैयार हुए, है ना, ये सभी देश तैयार हुए एक अग्रीमेंट करने के लिए। अग्रीमेंट क्या है उसकी बात अभी करते हैं। यहां पर ये एक बहुत बड़ा सा टर्म लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ये देखिए बड़ी ही मजेदार सी चीज है ये। यहां पर अगर देखेंगे तो एक समिट हुआ था पहली दफे 1992 में, है ना। ये तारीख थोड़ी सी याद रखना। 1992 का साहब ये समिट वाज वर्ल्ड चेंजिंग, है ना। ये रियो डी जेनेरो, दूसरी बात याद रखना जो मैंने अभी वर्ड यूज किया, रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील की कैपिटल है।
सो 1992 में साहब ये कन्वेंशन हुआ जिसे हमने अर्थ समिट के नाम से जाना। इसमें पहली बार ये एक्नॉलेज किया गया कि क्लाइमेट चेंज इज अ प्रॉब्लम, राइट, और इसीलिए इसे अर्थ समिट के नाम से जाना गया। सो रियो डी जेनेरो में 1992 में एक समिट होता है जहां पर हमें ये पता चला कि हमें UNFCCC नाम की एक कन्वेंशन बनाना है। कन्वेंशन क्या होता है? एक सिद्धांत हमने तय कर लिए। ये कन्वेंशन वो है जो कि बेसिक तरीके से गाइड करेगा आने वाले समय में चीजों को, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, इसको जरा सा साफ किया जाए जी। हाँ, यहां पर अगर हम लोग देखें कि इस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में COP 29th मीटिंग है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। यहां पर देखो एनुअल गैदरिंग होती है साहब, ये हर साल ये चीज होती है जहां पर कंट्रीज आते हैं आपस में नेगोशिएट करने के लिए। द कॉप इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी अंडर द कन्वेंशन। इस कन्वेंशन के हिसाब से ये जो कॉप है ये मेन डिसीजन बॉडी है किस चीज के लिए? क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करने के लिए। जाहिर सी बात है जब हम दुनिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ढेर सारे कंट्रीज हैं वो आपस में ही तो मिलकर के डिसाइड करेंगे, इसीलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज द मेन बॉडी विच टेक्स द डिसीजन, है ना। और ये करने की कोशिश क्या करते हैं? टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैस। अभी हम लोग बात करेंगे कि साहब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, कैसे ये चैलेंज है। हो सकता है तुम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ भी रखी हो, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ने वाले होगे, और अगर पढ़ लिया है तो उसका एक रिविजन हो जाएगा, राइट। सो ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे रखा जाए कंट्रोलेबल लेवल पर, उसके बारे में ये डिसीजन लिए जाते हैं। एक टर्म और यहां पर लिखा गया है एंथ्रोपोजेनिक, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। एंथ्रोपोजेनिक इज द इंग्लिश टर्म जिसमें मनुष्यों के द्वारा द ह्यूमन इंड्यूस्ड, मनुष्यों के वजह से जो चैलेंजेस, जो चीजें बदलाव या कुछ भी चीज हो रही है उसे एंथ्रोपोजेनिक बोला जाएगा, है ना। बहुत आसान टर्म है, सुनने में बहुत अजीब सा लगता है। एंथ्रो मीन्स कहीं पर भी एंथ्रो आए तो याद रखना इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल, कोई भी तुमसे एंथ्रो करके बात करेगा तो एंथ्रो मीन्स ह्यूमन बींग्स। सो एंथ्रोपोजेनिक यानी एंथ्रो, मनुष्यों से रिलेटेड, उनके द्वारा इंड्यूस्ड किसी भी तरीके की अगर कोई एक्टिविटी होगी, यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करी गई है। क्लाइमेट चेंज की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इट मींस कि जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव आ जाता है ना। और अक्सर हम इसे एक टर्म और जिससे एसोसिएट करते हैं, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, है ना। क्लाइमेट चेंज को प्राइमरीली हम ग्लोबल वार्मिंग के साथ में एसोसिएट करते हैं, राइट। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये नेचुरली भी हो सकती है जैसा यहाँ पर बताया गया है, और साथ ही ये मनुष्यों के द्वारा जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वजह से भी हो सकती हैं। ख़ास बात यह है सिंस 1800s, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अगर ऐसे देखो तो इन द लास्ट 200 years वी हैव मेड सम रियली डैमेजिंग चेंजेस टू द क्लाइमेट, है ना। अगर 1800 दिमाग में अगर रखो, और अर्थ कितने कितने साल पुराना है ना, टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, उसमें से केवल 200 इयर्स में हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर दी हैं जिससे ये फोटोग्राफ्स हमारे सामने आने लगे हैं। फोटोग्राफ्स छोड़ो, अगर हम अपने नॉर्मल क्लाइमेट को देखें, जैसा हमारा मौसम है, जहाँ कहीं भी तुम लोग देख रहे हो, अगर गांव में है तो वहाँ बारिश ज़्यादा होने लगी है, अगर आप शहर में हैं तो गर्मी ज़्यादा होने लगी है। आजकल का एयर कंडीशनर या हीटर
जो एक समय पर हम लोगों के लिए एक लग्जरी के रूप में काम करता था, आज की नेसेसिटी बन चुका है ना। इन प्लेसेस लाइक दिल्ली जैसे देशों में तो एयर प्योरीफायर आ गया है, यानी आप अपने घर में बैठे हैं और आपको एक डिवाइस लगाना पड़ता है जिससे सांस लेने लायक हवा बन जाए, है ना। सो ये सब कैसे हो रहा है? दिस इज ऑल एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज या ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज, राइट। अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं द ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इस ग्राफिक के द्वारा। बहुत आसान चीज है, तुम लोगों की सारी टेक्स्ट बुक्स में ये इफेक्ट्स बताए जाते हैं। बहुत सही, आसान सी बात। जो सूरज की रेज है ये अर्थ पे आती हैं, काफी कुछ अर्थ इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और जो एक्सेस हीट है उसे निकाल देता है। जैसे जैसे ये पार्टिकल्स यहाँ पर बढ़ते जाते हैं, ये अपने आप में गर्म होते जाते हैं, है ना। ये तो पार्टिकुलेट मैटर की वजह से जो गर्मी हो रही है, मैं वो बता रहा हूँ। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि अर्थ में बहुत ज़्यादा हीट इंड्यूस होती जा रही है और ये हीट एस्केप नहीं कर पाती। जब इससे निकल ही नहीं पाएगी तो ये जो सिस्टम है इसके बीच में ये गर्मी लगातार बढ़ती चली जाती है ना। तो व्हेन द हीट इज नॉट अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जब ये गर्मी एटमॉस्फेयर से एस्केप नहीं कर पाती है, ऐसे फिनोमेना को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अक्सर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ठंडे देशों में खेती करने के लिए किया जाता था। एक ग्लास हाउस बना दिया गया जिसमें कि सूरज की रोशनी पड़ती थी इन पेड़ों के ऊपर और वो ट्रैप हो जाती थी, ग्लास की वजह से हीट जो है वो निकल नहीं पाती थी, है ना। तो वहां से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो ग्रीन हाउस की बात आती है, ग्रीन हाउस इसलिए क्योंकि उस समय उसके अंदर पेड़ उगते थे, इसलिए साहब वो ग्रीन हाउस हो गया। लेकिन अब जो फिनोमेना है, अगर हम इसे अर्थ पे अप्लाई करते हैं तो साहब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा है। एक बार फिर से मैं बात समझा देता हूं। जो सूरज की किरणें हैं वो अर्थ को गर्म करती हैं। नॉर्मल केस में क्या होता था, ये एक्सेस हीट अर्थ से निकल जाती थी, यहां पे जैसा डायग्राम बना हुआ है ये हीट निकल जाती थी। लेकिन ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, दे आर सर्टेन गैसेस, दे आर सर्टेन पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे कण होते हैं जिसकी वजह से ये ऊपर एक कवरिंग बना दे रहा है और इस कवरिंग की वजह से द हीट इज नॉट एबल टू इवेपोरेट, है ना। वो हीट जो है वो बाहर नहीं जा पा रही है, इसी के अंदर ट्रैप हो जा रही है, राइट। कुछ मेजर चैलेंजेस अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हमें दिखाई देंगे कि मेजर ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीन गैसेस हैं जिनका प्रेजेंस सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देता है अपने सिस्टम में। और ख़ास चीज़ जो यहाँ पर देखने वाली है वो कुछ ऐसे कि एनर्जी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स, इनके जनरेशन में मैक्सिमम प्रॉब्लम हमें होती है। यानी ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो व्हीकल्स की वजह से होता है ना, व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट। देन कम्स एनर्जी जनरेशन, है ना। अच्छा, एनर्जी जनरेशन में कैसे? क्योंकि हम एनर्जी कोयले से जनरेट करते हैं, है ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जिसे कहा जाता है। तो एनर्जी जनरेशन से 25%। फिर इंडस्ट्रीज से निकलने वाला पोल्यूशन वो नुकसान करता है। एग्रीकल्चर में कैसे? ये जितने भी गाय बैल होते हैं ना, ये जुगाली करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके जो अपना चारा चबाते हैं, तो इनसे मीथेन गैस एग्जिट होती है ना। सो इमेजिन, हम लोगों के यहाँ तो कम, साउथ एशिया में या ग्लोबल साउथ में तो ये जानवर कम है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इनका उपयोग केवल मीट के लिए होता है।
सो मीट इंडस्ट्री इन इटसेल्फ बिकम्स अ चैलेंज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीट खाना गलत बात है, मैं उस तरफ उस डिस्कोर्स में नहीं जा रहा हूं। बात यहां पर है कि अगर हम किसी चीज को एक्सेसिव तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, है ना। यहां पर अगर आपसे बात करी जाए कि साहब अत्यधिक चीजें तो किसी की भी अगर आप यूज करेंगे तो नुकसान करेगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो जब कभी इंडस्ट्रीज की बात होती है, मीट इंडस्ट्रीज की बात होती है, तो कुछ ऐसी चीज हमारे सामने आती है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें दिखाई देगा कि राइट, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज क्या है साहब? ये humans are responsible for all global heating in the last 200 years, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इन द लास्ट 200 years. Our activities have been generating greenhouse gases that are warming the earth, है ना। ये लगातार हम लोग कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बनती चली जा रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है यहाँ पे जो 1.2 डिग्रीज का सेल्सियस का मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे एक ऐसे टिपिंग पॉइंट की। टिपिंग पॉइंट होता है जिसके आगे सब दुनिया डिफरेंट हो जाएगी। दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी प्री इंडस्ट्रियल एजेस से एक तारीख डिसाइड कर दी गई कि साहब जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं शुरू हुआ था, लगभग 1800 ईयर्स के आसपास, तो उसके पहले जो हमारा टेम्परेचर था उससे अगर अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो फिर कुछ ऐसी चीजें होने लगेंगी जो हमारे पहले के सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर देती हैं। पहले के सिस्टम को, हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स को, हमने हमारे रहने सहने के तरीके को सब डिस्टर्ब कर देंगे, है ना। तो ये फिगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस का। और हम लोग ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुके हैं, राइट। खास बात ये, जो हमारा पिछला दशक था 2011 से 2020 तक का, वो अब तक का रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे गर्म साल रहा है, गर्म दशक रहा है ना। और साल दर साल ये जितने भी कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स आते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग टू बी हॉटर। मजेदार बात यह थी कि जो कोरोना का टाइम था, यानी जब पूरा दुनिया रुक गई थी, दैट वाज द ओनली टाइम इन दिस एंटायर डेकेड जब टेम्परेचर्स में डिप हुआ था, है ना। तो जाहिर सी बात है, जो अभी हम लोगों ने विजुअल्स देखे थे, उनकी वजह से ही ये चैलेंजेस आते हैं, है ना। सो ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज, एक टर्म हम लोगों ने सीखा था, एंथ्रोपोजेनिक। याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, राइट। नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखेंगे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। अक्सर हमने ये माना है कि क्लाइमेट चेंज से केवल हीटिंग इंक्रीज होती है ना। हमने ये माना है कि क्लाइमेट चेंज से केवल हीटिंग इंक्रीज होती है। मजे की बात यह है कि केवल गर्मी नहीं बढ़ती है, गर्मी बढ़ने से ये जो चेंजेस होते हैं, इन्हें देखिए, इंटेंस ड्राउट, वाटर स्कार्सिटी, ऑब्वियस ही बात है, तापमान बढ़ रहा है तो पानी की कमी होगी। सिवियर फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग जिसे हम लोग कहते हैं, सिवियर फॉरेस्ट फायर्स, राइट। राइजिंग सी लेवल, राइजिंग सी लेवल क्यों हो रहे हैं साहब? क्योंकि बर्फ पिघलती चली जा रही है, जिसकी वजह से ये पिघली हुई बर्फ समुद्र के लेवल को बढ़ाने लगती है। राइजिंग सी लेवल से एक और प्रॉब्लम आती है कि जो छोटे छोटे देश हैं तमाम सारे, वो धीरे धीरे करके डूबने लगते हैं, द सो कॉल्ड स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, राइट। फ्लडिंग बढ़ जाती है। फ्लडिंग कैसे? क्योंकि एकदम से फ्लैश बारिश हो गई, है ना। स्पेशली हमारे अर्बन सेंटर्स में, जहाँ पर कि ड्रेनेज की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं रहती है, बिकॉज हमने ओवर कंस्ट्रक्शन कर दिया है, तो फ्लडिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम।
देन कम्स मेल्टिंग पोलर आइस। अक्सर तुम लोग पढ़ते होगे कि एंटार्क्टिका में आइस शीट पिघल के गिर गई, राइट। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो कि लगातार हमें प्रॉब्लम करते हैं, राइट। मेल्टिंग पोलर आइस, इट इज अ बिग बिग इशू। कैटास्ट्रोफिक स्टॉर्म्स, ये वो चीज है जिसमें कि लगातार तूफान आते रहते हैं, है ना। ऐसे तूफान जो हमें बहुत सारा नुकसान पहुंचाएंगे, राइट। सो कैटास्ट्रोफिक स्टॉर्म्स। डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी, इस सब की वजह से जो जंगल में जंगल कह लीजिए या इकोसिस्टम में जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो तरह तरह के जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे, उनमें कमी आने लगती है। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट हीटिंग ओनली, केवल यहां पर हीट एक फैक्टर नहीं है। इस हीट से ये सारे नुकसान हमें यहां पर दिखाई देते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी क्लाइमेट चेंज से हमारी हेल्थ, हाउसिंग, फूडिंग हैबिट्स ये सब बदल जाती है, ठीक है ना। हाउ वी आर ग्रोइंग फूड, भाई फसल पे नुकसान होना तो सबसे ऑब्वियस सी बात है ना। ये चीज यहां पर किस तरीके से इम्पैक्ट हो रही है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसे हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। क्लाइमेट चेंज इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट हीटिंग, है ना। एक और पॉइंट देखो, मोस्ट वल्नरेबल कौन है, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? पीपल फ्रॉम स्मॉल आइलैंड नेशंस, है ना। ये छोटे छोटे द्वीप हैं जिनके ऊपर लगातार इस मेल्टिंग पोलर आइस से, राइजिंग सी लेवल से इनके ऊपर खतरा बना रहता है ना। कि जैसे जैसे ये सी लेवल बढ़ता चला जा रहा है, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर दीज स्मॉल नेशंस, राइट। दूसरी बात, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम क्या होती है? इनके पास पॉपुलेशन ज्यादा है ना। जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो यहां के नागरिकों को उपलब्ध नहीं होती, है ना। जिसकी वजह से जैसे ही कोई मेजर डिसरप्शन आता है तो हमें ये प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, राइट। तो एक बार बहुत ध्यान से, क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट अबाउट हीटिंग, क्योंकि हीटिंग तो है ही है, इस हीटिंग से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और ये सारी प्रॉब्लम आगे चल करके हम लोगों को परेशान करते हैं, राइट। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ वी शैल सी कि आगे क्या हो रहा है। अगली चीज हम देखते हैं कि ये ग्रीन हाउस एमिशन जो है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है। मजे की बात यह है कि दीज एमिशंस कम फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के हर हिस्से से, हर कंट्री से निकल करके आते हैं और ये सबको प्रभावित करते हैं, है ना। खास बात देखें, मेजर एमिटर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले चाइना का नाम आता है। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 पर आ जाते हैं हम लोग यानी इंडिया, नंबर 4 इज यूरोपियन यूनियन ईयू, जिसमें कि 27 कंट्रीज शामिल हैं, नंबर 5 पे रशिया एंड नंबर 6 पर ब्राजील। तो अगर ऐसे देखा जाए तो हम एक मेजर पोल्यूटर के रूप में सामने आते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत की आबादी इस समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, यानी कि जो नंबर ऑफ पीपल है ना, जितने ज्यादा लोग हैं, जाहिर सी बात है हम लोग उतनी ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ज्यादा बिजली यूज करेंगे, उतना ज्यादा धुआं निकालेंगे वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आ जाती हैं। सिमिलरली फॉर चाइना, राइट, इट इज इन द सेकेंड नंबर। ये जो देश हैं द डेवलप्ड कंट्रीज, इनको यहां पर होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। इतनी तो इनकी पॉपुलेशन ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं और तब वो जो हैं चौथे नंबर पर खड़े हुए हैं। दे आर द वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये अपना नुकसान कर चुके हैं, राइट, जिसकी इनको अब भरपाई
करनी चाहिए। खास बात ये अगर देखो कि ये जो 6 देश हैं 50% ऑफ द ग्लोबल एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, राइट, है ना। कि ये जो अभी मैंने बात करी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये एक टर्म है, एलडीसी के नाम से इन्हें बोला भी जाता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के नाम से, ओनली 3% ऑफ ग्लोबल जीएचजी एमिशंस, राइट। अब बात आती है कि साहब हम इसके लिए कर क्या रहे हैं। पहली चीज ध्यान रखना, 1992 जो पहली बात करी गई थी, रियो अर्थ समिट, वहां से कहानी शुरू होती है। 1992 में हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और डिसाइड किया कि अब से ये कॉप्स हर साल होते रहेंगे, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज क्या है? वो देश हैं जो इस एग्रीमेंट के लिए तैयार है ना। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसमें साहब एक इंपॉर्टेंट तारीख आती है 1997, राइट। ये है जगह का नाम क्योटो। क्योटो इज इन जापान। कहां पर है? जापान में। क्योटो इज इन जापान, जहां पर तीसरा कॉप हुआ था। यहां पर हमने डिसाइड किया कि जो एमिशंस हैं उन्हें रिड्यूस किया जाए। यानी ये बात जो है वो 1992 से लगातार साल दर साल अलग अलग तरीकों से चलती चली आ रही है ना। सो क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड, मैंडेटेड दैट एमिशंस रिडक्शंस आर नीडेड। फिर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट साल आया COP 21 का, जिसमें हमने पेरिस अग्रीमेंट साइन किया, है ना। ये पहली बार है COP 21 जहां पर कि तमाम सारे देश एक साथ मिलकर के तैयार हुए। ऑलमोस्ट 190 कंट्रीज गॉट रेडी टू साइन दिस पेरिस अग्रीमेंट। यहां पर ये देखो, यहां जो मैंने पिछले बात कही थी, आइडियली एट 1.5 डिग्री सेल्सियस, यहां पर इन देशों ने ये डिसाइड किया कि गोल टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, है ना। कि इस बढ़ते हुए तापमान को हम 2 डिग्री सेल्सियस के कैप पर रखेंगे, इसके ऊपर हम नहीं जाने देंगे, आइडियली एट 1.5 डिग्री सेल्सियस। साथ ही इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, है ना। नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, NDCs का नाम जिसे दिया गया। नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि हर एक देश ने अपनी तरफ से बताया कि साहब इस काम को हासिल करने के लिए मैं क्या क्या कदम उठाऊंगा, है ना। तो ये चीज हुई हमारे COP 21 में 2019 में। ओके, पिछला कॉप जो कि दुबई में हुआ था, COP 28 वॉज इन दुबई 2023 में। यहां पर लॉस एंड डैमेज फंड को सेटअप करने की बात हुई। लॉस एंड डैमेज फंड क्या है साहब? कि जो क्लाइमेट चेंज से होने वाला नुकसान है उन देशों को कैसे हेल्प किया जाए। तो कैसे हेल्प किया जाए, उसके लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात, ये प्राइमरी कंट्रीब्यूशन था किसका? COP 28 विच वाज इन दुबई 2023। अब आते हैं साहब इस बार के COP 29 पर। ये कहता है, इन सॉलिडारिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड, हम सब लोग एक हरित विश्व बनाने के लिए एक साथ मिलकर के साथ में आते हैं, है ना। क्या क्या एजेंडा है जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए, आसान है, सारी मेहनत इस पे है, क्लाइमेट फाइनेंस पे। क्लाइमेट फाइनेंस की इतनी इतनी बात क्यों होती है, ये तुम लोगों को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर हमें अपने घर में कोई चीज बनानी है, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है, तो हमें पैसा चाहिए होगा, है ना। मान लीजिए आज ही आप अपने पापा से बोलिए कि पापा आज से हम लोग सोलर पावर चलाते हैं, है ना। तो सोलर पावर के लिए वो पैनल लगाने पड़ेंगे ना,
राइट। तो पैनल कहाँ से आएंगे? कुछ इसी तरीके से हर देश को, अगर इंडिया के ही सेंस में बात करी जाए या किसी भी और कंट्री के, तो जिस तरीके से हमारा काम चल रहा है, अगर उसमें हमें कोई नई मशीनरी लेकर के आनी है, कोई नए तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है, तो हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के, क्योंकि ये पूरी दुनिया की बात है, इसके लिए तो एक फंड स्टैब्लिश करने की कोशिश करी जा रही है ना, मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होना है। तुम लोगों ने आजकल देखा होगा कि हमारे यहाँ पर बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स आ गए हैं। कुछ लोग, तुम लोग चलाते भी होगे, स्कूटर्स, कार्स वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें, है ना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जहाँ पर किस तरीके से हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को कम करने की बात कर रहे हैं, है ना। और डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज, किस चीज की स्ट्रैटेजी? कि आपस में हम मिलजुल कर किस तरीके से इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस ग्राफिक को थोड़ा सा हम लोग समझें, सो वी आर प्राइमरीली वर्किंग ऑन मिटिगेशन एंड अडैप्शन स्ट्रैटेजीज, है ना। मिटिगेशन होता है मिटाने वाला, यानी किसी चीज को कैसे कम किया जाए, ठीक है। बहुत आसान से आप इसे याद भी रख सकते हैं। मिटिगेशन, किसी चीज को कैसे मिटाया जाए, किसी चीज को कैसे कम किया जाए। और अडेप्टेशन है कि इस चेंज होते हुए माहौल में कैसे कैसे हम लोग रहने लगे, है ना। तो ये अडेप्टेशन और मिटिगेशन का एक ग्राफिक है जिसमें ये तमाम सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, राइट। इस COP29 में कुछ दो तीन चीजें खास बात है जिसको अभी मैं हाईलाइट कर देता हूं, जिससे जब तुम लोग इनके बारे में पढ़ो तो तुम्हें वो बात समझ में आ जाए। सबसे पहले, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, है ना, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, NCQG, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। सिर्फ इसका नाम रखा गया है, करना क्या है? अगेन सारी बात, अ न्यू फंड, है ना, किस चीज के लिए? टू फाइनेंस क्लाइमेट एक्शन। कहां पर? डेवलपिंग कंट्रीज में, है ना। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, कलेक्टिव इसलिए क्योंकि तमाम सारे देश आपस में मिलकर के इस फंड को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। किन देशों के लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। किस काम के लिए? टू फाइनेंस क्लाइमेट एक्शन। बहुत सिंपल सी चीज है ना। NCQG क्या है साहब? एक फंड क्रिएट करना है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, फाइनेंस क्लाइमेट, टू फाइनेंस क्लाइमेट एक्शन, राइट। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारे बीच में, विच इज कॉल्ड कार्बन क्रेडिट, राइट। ये टर्म है कार्बन क्रेडिट। जरा समझते हैं कि साहब ये कार्बन क्रेडिट होता क्या है। कार्बन क्रेडिट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। हर एक कंट्री को एक लिमिट मिल गई, है ना, कि ऐसी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि तुम 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हो, ठीक। दूसरे देश को लिमिट मिली तुम 10, तीसरे देश को लिमिट मिली 3, राइट। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने साहब अपनी कैपेसिटी से एक ज्यादा खर्चा कर लिया, ये 6 टन पे पहुंच गए। इन्होंने क्या किया? ये चालाक थे, इन्होंने 1 ही टन खर्चा किया और सरप्लस में इनके पास 2 है, राइट। तो अब ये क्या कर सकते हैं? इस एक की भरपाई के लिए इस कंट्री ए को कंट्री सी से ये कार्बन खरीदने होंगे, इसके बदले में इन्हें पैसा मिलेगा। इस पैसे से ये अपने यहां पर और बहुत सारी चीजें कर सकते, जो अभी हम लोगों ने बात करी ना, नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, हाउ टू लेसन कार्बन एक्सचेंज एटसेट्रा, है ना। एग्जाम्पल अगर मैं लूं, हम लोग के आसपास ही देखो तो भूटान एक कंट्री है,
right? It is considered to be the most pollution free, one of the most pollution free countries in the world, right? तो उनके पास एक्सेस में कार्बन क्रेडिट अवेलेबल हो सकता है, ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, है ना? हो सकता है तो साहब वो क्या करेंगे, वो इंडिया को उसे बेचेंगे, बदले में इंडिया से पैसा ले लेंगे, जिससे उनकी इकोनॉमी चलने लगेगी। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके का ये जो सिस्टम है, ये है कार्बन क्रेडिट मार्केट, यानी जहां पर हम इस कार्बन क्रेडिट को खरीद बेच सकें, उसकी एक वैल्यू हम लगा सकें, ठीक है ना? इट इज वेरी वेरी सिंपल। हमारा कोटा है 5 का, अगर हम कम करेंगे तो हम दूसरे को बेच सकते हैं, अगर हम ज्यादा करेंगे तो हमें किसी से ये चीज खरीदनी पड़ेगी, राइट? एंड दैट इज, ये मैं बहुत बहुत एलिमेंट्री लेवल पर बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज को बता रहा हूं। जाहिर सी बात है इसमें आगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी रहेंगे, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली कार्बन क्रेडिट होता क्या है। हमारा एक कोटा है कार्बन डाइऑक्साइड या रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, है ना? उस कोटा से ज्यादा अगर हम करेंगे तो हमें किसी से खरीदना पड़ेगा, भाई जब है ही नहीं हमारे पास तो हम कैसे उसको खर्चा कर सकते हैं। और अगर हमने उसको बचा लिया है, कम खर्चा किया है, तो हम अपने हिस्से का सामान किसी को बेच सकते हैं, राइट? अब देखते हैं इंडिया एट COP29। हमारे देश ने बहुत 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 सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे क्लाइमेट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? वी आर अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर इक्विटी, climate justice and increased financial and technological support for developing countries, है ना? कि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए इंडिया, भारत हमेशा से ही एक बहुत बड़ा एडवोकेट यानी उनको सपोर्ट करने वाला एक बहुत बड़ा देश रहा है। बहुत ध्यान रखिए, आज के समय में इंडिया की जो पोजीशन है इस पूरी दुनिया में वो बहुत स्ट्रांग है। हमारी आवाज सब देशों के द्वारा सुनी जाती है। वी गॉट अ वेरी पावरफुल वर्किंग डायोस्फोरा इन द वर्ल्ड, है ना? वी हैव कमिटेड कि साहब हम नेट जीरो एमिशन 2070 तक पहुंच जाएंगे। ये नेट जीरो नाम की चीज है, इसे भी थोड़ा सा समझ लो। हम जितना कार्बन आसमान में उड़ाएंगे, हम उतने ज्यादा पेड़ लगा देंगे उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। बहुत सिंपल सा है, मतलब इतना छोटा सा। तरीके इसके बहुत सारे हैं, मैंने एक बहुत छोटी सी चीज आपको बताई, है ना? नेट जीरो एमिशन, इसका मतलब है जितना हम नुकसान करें उसको हम एब्जॉर्ब करते जाएं। जितना हम कार्बन से प्रदूषण फैलाएं उतने ज्यादा हम पेड़ लगा दें, है ना? ये एक सिंपल गिव एंड टेक है। हमारी कोशिश है कि बाय 2070 तक हम अपने पूरे कंट्री को नेट जीरो एमिशन पर पहुंचा दें। इसी के साथ ही वी हैव सेट आवरसेल्फ 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। उस चीज को हासिल करने के लिए 2030 तक हम 500 गीगावाट का रिन्यूएबल प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, है ना? तो कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें तो दिस वाज अबाउट क्लाइमेट चेंज, द COP29, कार्बन क्रेडिट एंड किस तरीके से इंडिया इज वर्किंग टूवर्ड्स इट। ठीक है, चलिए अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। कैच यू लेटर, बाय बाय।